हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज हम लोग डीएलईडी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया है, भारत संसाधन एवं उपयोग। और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको फिर से स्वागतम है आपके अपने चैनल शिक्षा दीप पे। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। जी वेरी गुड। तो ऑप्शन बी होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को जो है वो फुल डे मनाया जाता है और 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में पड़ता है, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है भारत। जी बताइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ था जो ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए है जैव संसाधन, ऑप्शन बी है अजैव संसाधन, ऑप्शन सी है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी तो पशुधन कौन सी संसाधन है, जैव संसाधन है। जैव संसाधन किसको कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिसमें सजीव वस्तुओं को शामिल किया गया है, यानी सजीव वस्तुओं के समूह को सम्मिलित किया गया है। और पशु जो है सजीव में आता है, इसलिए यह कौन से संसाधन हो जाएगा, जैव संसाधन। और अजैव में निर्जीवों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5। जी स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं या भाग होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और 4 प्रकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निर्जीव वस्तुओं को समूह को कहा जाता है। अभी मैंने बताया था, ए में है जैव संसाधन, बी में है अजैव संसाधन, सी में है नवीकरणीय संसाधन, डी में है सामुदायिक संसाधन। जी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। अभी मैंने बताया था कि जो निर्जीव वस्तुओं के समूह है उसे अजैव संसाधन के कैटेगरी में रखा गया है, जबकि सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। ए में है महात्मा गांधी, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी में है जिम्मरमैन। सी में क्या है, जिम्मरमैन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी तो महात्मा गांधी नहीं बल्कि सी, राइट आंसर है सी जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन किस चीज़ का उदाहरण है। ए में है अनवीकरणीय संसाधन, बी में है नवीकरणीय संसाधन, सी में है जैव संसाधन और डी में है अजैव संसाधन। जी बताइए जीवाश्म ईंधन किसका उदाहरण है। ठीक है, वेरी गुड, अनवीकरणीय संसाधन। जीवाश्म ईंधन उदाहरण है अनवीकरणीय संसाधन का। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। जी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी देश के
किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? किसी देश के तट रेखा से, तट रेखा जानते हैं ना, यानी जो जहाँ समुद्री क्षेत्र होता है ना, जहाँ से समुद्री जो रेखा होता है, समुद्री टच करता है समुद्र, जिस स्थल को, उसको हम तट बोलते हैं, किनारा, है ना। तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ए में है राष्ट्रीय क्षेत्र, बी में है अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र, सी में है खनिज और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका किस नाम से जाना जाता है? जी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए में है अनवीकरणीय संसाधन, बी में है नवीकरणीय संसाधन, सी में है जैव संसाधन, डी में है अजैव संसाधन। जी, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सी संसाधन है? अनवीकरणीय। आपको पता है ऐसे संसाधन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और कोयला को पुनः प्राप्त नहीं किया जाएगा, मतलब पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लगभग लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में किस खनिज की प्रचुरता है? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में किस खनिज की प्रचुरता है? ए में है जल, बी में है कोयला, सी में है पाइराइट और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी, झारखंड और मध्य प्रदेश, आपको पहले तो मालूम होगा कि झारखंड किस लिए भैया? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? कोयला, अधिक मात्रा में कोयला। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, पवन ऊर्जा वाले राज्य के नाम बताएं। यानी निम्न में कौन सा राज्य है जिसमें पवन ऊर्जा पाया जाता है? ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है राजस्थान, डी में है पंजाब। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान को पवन ऊर्जा वाले राज्य में रखा गया है और इसे सौर ऊर्जा वाले राज्य में भी रखा जाता है। इसे सौर ऊर्जा वाले और पवन ऊर्जा वाले राज्य में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी क्षेत्र, यानी 200 किलोमीटर की जो दूरी है उसको छोड़कर खुले महासागरों में मिलने वाले संसाधन को किस वर्ग में रखेंगे? यानी अगर आपका जो देश है वहाँ से 200 किलोमीटर अगर जो संसाधन मिलता है समुद्र के अंदर, तो वह राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। अर्थात भारत में अगर हम देखते हैं तो समुद्र में 200 किलोमीटर तक के जो संसाधन मिलेगा वह क्या हो जाएगा? भारत का होगा। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद अगर कोई संसाधन मिलता है तो वह भारत का नहीं होगा, किसी देश का नहीं होता है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर छोड़कर खुली महासागरों में मिलने वाले जो संसाधन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वो निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन है? देखिए, सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए है मानवकृत, बी में है पुनः पूर्ति योग्य, सी में है अजैव और डी में है अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह किसने कहा? यानी यह कथन किसका है? किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में है सुंदरलाल बहुगुणा, सी में है संदीप पांडे और डी में है मेधा पाटकर। जी, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ए में आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं।
क्वेश्चन नंबर 16 है नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है संदीप पांडे, ऑप्शन सी है मेधा पाटकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत किया था वह मेधा पाटकर किया था। किसने किया था? मेधा पाटकर। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत मेधा पाटकर ने किया था। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? ए में है सुंदरलाल बहुगुणा, बी में है संदीप पांडे, सी में है मेधा पाटकर, डी में है महात्मा गांधी। जी, चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। उत्तर प्रदेश की टिहरी गढ़वाल जिले से सुंदरलाल बहुगुणा ने यह आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए में है वनोन्मूलन, बी में है गहन खेती मतलब अधिक खेती, सी में है अति पशुचरण और डी में है अधिक सिंचाई। जी, तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वह है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण जो है पंजाब में अधिक भूमि निम्नीकरण हो गया है। यहाँ के क्षेत्रों में 80% क्षेत्र में जो है 80% क्षेत्रों में भूमि जो है कृषि कार्य किया जाता है। 80% क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है थोड़ा सा तबीयत तो स्वस्थ है। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके डीएलईडी के लिए, ख़ास करके डीएलईडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेकर आता हूं और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक जो टॉपिक से पूछा जाएगा वो सभी टॉपिक पर एक बाय एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और मतलब एकदम स्मूथ वे में आपकी तैयारी होगी। इसके लिए जो है आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। चलिए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए में है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है बिहार के मैदानी क्षेत्र और डी में है उत्तराखंड। जी, सोपानी कृषि उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन क्षेत्रों को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल के नाम से भारत के कौन ऐसा जगह है जिसको शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? ए में है राजस्थान, बी में है लद्दाख, सी में है केरल और डी में है गोवा। तो भैया आपको पता होगा कि जो राजस्थान है इसको शीत मरुस्थल के नाम से नहीं बल्कि उष्ण मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक गर्मी जो है राजस्थान में पड़ता है, इसलिए इसे उष्ण मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक ठंडी जो है लद्दाख में पड़ता है, इसलिए लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो भारत के किन क्षेत्रों को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन और उस सम्मेलन को +5 के नाम से जाना जाता है और यह सम्मेलन था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जी, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए में है बलुआई मृदा, बी में है रेंगूर मृदा, सी में है लाल मृदा, डी में है पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का जो नाम है भैया वह रेंगूर मृदा है। रेगूर होता है, ठीक है, रेगूर मृदा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के भौगोलिक क्षेत्र कितना है? भारत के भौगोलिक क्षेत्र कितना है? भैया जब हम भारत के भारतीय मैप बनाते हैं और इसको उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई मापते हैं तो इसकी लंबाई जो है एक तरफ से 3314 किलोमीटर है और एक तरफ से
2933 किलोमीटर है। तो इस तरह से जब हम गुना करते हैं तो हमारा जो भारत का कुल, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यह वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर। नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया? नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया? ए में है सुंदरलाल बहुगुणा, बी में है मेधा पाटकर, सी में है गांधी जी और डी में है इनमें से कोई नहीं। जी, नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटकर ने शुरू किया था। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, काली मृदा निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? काली मृदा निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? ए में है बिहार, बी में है पंजाब, सी में है महाराष्ट्र, डी में है नन, कोई नहीं। जी, बिहार में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, पंजाब में भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है और यहाँ अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, जबकि हम लोगों क्षेत्रों में धान और गेहूं की खेती जो है, मक्का की खेती की जाती है। जबकि काली मृदा में खास करके अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, प्याज की भी खेती की जाती है। जी, क्वेश्चन नंबर 26 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? मैंने अभी बताया था मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है कर्नाटक और डी में है महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है एड्रीन और ऑप्शन डी है फास्फोरस। मेढक के नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एड्रीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए? देखिए, किसी भी देश के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम 33% भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पे वन विस्तार होना चाहिए, जिससे उस देश की पर्यावरण संतुलित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में काजू की खेती की जाती है, यानी इनमें से कौन ऐसा राज्य है जहां काजू की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जी, तो इनमें से सभी राज्य है जहां काजू की खेती की जाती है। इनमें से सभी राज्य है जहां काजू की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे अधिक किस मृदा का विस्तार है? भारत में सबसे अधिक किस मृदा का विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक जो है वह लाल मृदा का विस्तार है। किस मृदा का विस्तार है? लाल मृदा का सबसे अधिक विस्तार है, क्योंकि जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। ठीक है। उसके बाद काली मृदा का भी विस्तार भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है, जबकि लाल मृदा का विस्तार जो है भारत में 7.1 करोड़ हेक्टेयर में है। यानी भारत में सबसे अधिक विस्तार लाल मृदा का है। भारत में सबसे अधिक विस्तार लाल मृदा का है। तो दोस्त, आज का सेट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, इस तरह की वीडियो आपको हमेशा टॉपिक वाइज मिलता रहेगा और DLED के लिए खासकर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो दूं वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।